हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा गांधी जयंती के करंट अफेयर, 2 अक्टूबर के करंट अफेयर। गांधी जी, फादर ऑफ द नेशन, उनका हम स्मरण करते हैं। उनके आइडियल्स, उनके सिद्धांतों पर चलने की हर रोज़ कोशिश करें। इसी विचार के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। हाल ही में जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021-22 में, यानी वित्तीय वर्ष 2022 में, एक साल में विदेशी पर्यटकों की संख्या सबसे ज्यादा थी? इज दैट क्लियर? तो ये जो रिपोर्ट रिलीज हुई है 27 तारीख को हुई है, 27 सितंबर को। 27 सितंबर को ही क्यों? क्योंकि इस दिन विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस दिन ये रिपोर्ट रिलीज करी हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति हैं। 15वें हैं कि 14वें हैं? 14वें उपराष्ट्रपति हैं। जब भी कभी कुछ सुनो तो दिमाग एकदम अपना एक्टिव रखा करो, ठीक है। 14वें उपराष्ट्रपति हैं। 15वीं तो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू। 14वें राष्ट्रपति हैं और इन्होंने हराया था चुनाव में मार्गरेट अल्वा को, और द्रौपदी मुर्मू ने हराया था यशवंत सिन्हा को। चलो, तो विदेशी पर्यटक कहाँ पे सबसे ज्यादा आए? विदेशी पर्यटक आए महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा। कितने आए एक साल में? यहाँ पे आए 1.26 मिलियन। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कितने आए, वैसे बता रहा हूँ। 12,60,000 पर्यटक आए यहाँ पे महाराष्ट्र में। दूसरे नंबर पे रहा तमिलनाडु। तमिलनाडु में आए 12,30,000, यानी 1.23 मिलियन। इज दैट क्लियर? तो ये विदेशी पर्यटकों के मामले में। अच्छा, देसी वी हटा देते हैं। अब बात करते हैं देसी। देसी पर्यटक सबसे ज़्यादा कहाँ पे आए? तो देसी पर्यटकों की अगर मैं बात करूँ भारत में, तो वो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में आए पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश में आए। ठीक है, तमिलनाडु पहले नंबर पे रहा और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे रहा। तमिलनाडु में कितने आए? तो तमिलनाडु में आए लगभग 14 करोड़। और उत्तर प्रदेश में कितने आए? उत्तर प्रदेश में आए 8.5 करोड़। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा, रफली बता रहा हूँ। एग्जैक्ट है तमिलनाडु का 140.65 मिलियन, और यूपी का है 86.12 मिलियन। तो तमिलनाडु में आए लगभग 14 करोड़, और यूपी में आए, यूपी दूसरे नंबर पर रहा। तो तमिलनाडु देखिए भारत में कितनी बड़ी उससे आगे है, संख्या से आगे है। बहुत ज़्यादा लोग तमिलनाडु जाते हैं, विजिट करते हैं, राइट। तो देसी पर्यटकों की संख्या सबसे ज़्यादा थी तमिलनाडु में। तो इस क्वेश्चन ये में विदेशी पूछा है तो आंसर हो गया महाराष्ट्र, देसी पूछे तो तमिलनाडु, और दूसरे नंबर भी याद रखिए। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है ये पर्यटकों की संख्या कितनी रही तमिलनाडु में और यूपी में, यहाँ पे लिख दिया है। अब भारत में देसी, पहले देसी की बात करते हैं। देसी लोग सबसे ज़्यादा क्या विजिट करते हैं? तो पहले नंबर पे रहा ताजमहल, दूसरे नंबर पे लाल किला, और तीसरे नंबर पे कुतुब मीनार। ठीक है, ताजमहल कितने लोग पहुंचे? ताजमहल पहुंचे लगभग 32,90,000 लोग एक साल में। और दूसरे नंबर पे लाल किला, तीसरे नंबर पे कुतुब मीनार। ये तो बात हो गई देसी पर्यटकों की। विदेशी लोग क्या देखने जाते हैं सबसे ज्यादा? तो विदेशी लोग देखने जाते हैं ममल्लापुरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ममल्लापुरम को विदेशी लोग ताजमहल से भी ज्यादा देखते हैं। विदेशी पर्यटक सब ज्यादा देखने गए ममल्लापुरम। तो ममल्लापुरम में जो स्मारक है, महाबलीपुरम भी बोलते हैं इसे, वो विदेशियों द्वारा सबसे अधिक देखा जाने वाला केंद्र बना, राइट। और कई बार आपको ये भी सोचते होंगे, कई लोग सोचते हैं कि इनमें क्या रखा है, फोर्ट्स वगैरह में, किलों में। देखो, जिस देश के पास जो चीज़ नहीं होती वो देश वो देखता है। अब मैं जब विदेश गया था, कई कंट्रीज विजिट कर चुका हूँ। मैं जब विदेश जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे किले वगैरह जो होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि मतलब ऐसा लगता है उनको देख के कि मतलब क्या है ये, मन भी नहीं करता किलों के अंदर जाने का। लेकिन इंडिया में आप देखेंगे किले इतने भव्य, इतने बड़े, इतने विशाल। आप राजस्थान के किले देख लो, वो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। आप ममल्लापुरम के जो मंदिर हैं, ममल्लापुरम की जो स्मारक है, उनको देख लो। मतलब अलग ही भव्यता है भारत में जिसको हम खुद रिकॉग्नाइज नहीं करते। इज दैट क्लियर? तो महाबलीपुरम कभी आपको समय मिले तो आप भी जाना। और यहाँ पे चलो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बता देता हूँ। ये महाबलीपुरम को ममल्लापुरम क्यों बोलते हैं? ये कभी दिमाग में आया? और नहीं आया तो आने चाहिए इस तरह के क्वेश्चन। इसी को हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्यूरियोसिटी, जिसे हिंदी में बोलते हैं जिज्ञासा। थोड़े से जिज्ञासु बनिए। तो महाबलीपुरम किसने बनवाए? ये जो स्मारक हैं, ये पल्लव वंश के राजाओं ने बनवाए। और एक राजा थे इनमें, बहुत ही प्रतापी राजा, जिनका नाम था नरसिम्हा वर्मन प्रथम। नरसिम्हा वर्मन प्रथम का एक उपनाम था ममल्ला। इन्हें प्यार से ममल्ला बोलते थे, इसीलिए इन्हें ममल्लापुरम बोलते हैं, क्योंकि पल्लव वंश के राजा
नरसिम्हा वर्मन वन ने बनवाए थे ये, तो उनको ममल्ला भी बोलते थे, तो इसलिए इन्हें महाबलीपुरम की बजाय कई बार ममल्लापुरम भी बोलते हैं। और एक चीज़ और याद रखिए, यहाँ पे देखने के लिए बहुत चीज़ें हैं, लेकिन उनमें एक बहुत फेमस है डिसेंट ऑफ द गैंजेस, यानी गंगा नदी जो है वो धरती पे आई, वो पूरा दिखाया है दीवारों के ऊपर चित्रकारी करके और वो सब। तो डिसेंट ऑफ द गैंजेस यहाँ पर है, मंडप हैं, भगवान शिव के मंदिर हैं, गुफाएं हैं, बहुत कुछ है, वो आपको जाकर ही पता चलेगा। और अभी अभी जो 44वां चेस ओलंपियाड हुआ था वो महाबलीपुरम में ही हुआ था। इज दैट क्लियर? और इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकता है, बस यही। बाकी भारत से, भारत में जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो कौन से कंट्री से आते हैं सबसे ज़्यादा? अमेरिका, बांग्लादेश, यूके, कनाडा, नेपाल, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, पुर्तगाल, फ्रांस, मालदीव, इन सब कंट्रीज से पर्यटक सबसे ज़्यादा भारत में आते हैं। और भारत में 81% पर्यटक इन्हीं 15 कंट्रीज से आते हैं। अच्छा, भारत की रैंकिंग क्या है? ग्लोबल टूरिज्म एंड ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारी रैंक है 54। 2021 में हमारी रैंक थी 54, 2022 की रैंकिंग अभी आई नहीं है। राइट, तो बस यही आएगा जो पर्यटन से क्वेश्चन तो यही आएगा। बाकी पर्यटन मंत्री पूछ लेंगे, जी किशन रेड्डी, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है सिकंदराबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अभी एक पोलैंड, एक कौन से कंट्री में अखबार छपता है ये पूछा है, जिसका नाम है गजेटा वाया बोर्जा। ये मैं इसको इंग्लिश में भी लिखता हूँ, गजेटा वाया बोर्जा। तो ये कौन से देश में अखबार छपता है? इसे गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड मिला है। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड, ये पोलैंड में छपता है अखबार। और ये अवार्ड इसे कहाँ मिला? ये वर्ल्ड न्यूज़ मीडिया कांग्रेस हुई थी स्पेन के जारागोजा शहर में, वहां पर इसे मिला। तो एक तो ये याद रखिए कि वर्ल्ड न्यूज़ मीडिया कांग्रेस कहाँ पे हुई थी? वो स्पेन में हुई थी। इज दैट क्लियर? और पोलैंड के दो व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है मिस वर्ल्ड, जो अभी पोलैंड की तो है वो, उनका नाम है कैरोलिना बिलावस्का। कैरोलिना बिलावस्का मिस वर्ल्ड पोलैंड की हैं। और पोलैंड की एक टेनिस खिलाड़ी हैं ईगा स्विएटक, इन्होंने अभी अभी यूएस ओपन जीता है टेनिस एकल, महिला एकल खिताब। इज दैट क्लियर? तो ये पोलैंड की करेंसी पूछ लेते हैं, जलोटी। पोलैंड की करेंसी है जलोटी। और यहाँ पे आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ। भारत की एक, क्योंकि पत्रकारिता की बात हो रही है, भारत की एक महिला है जिनका नाम है मीना कंडासामी। ये तमिलनाडु से हैं और इन्होंने भी एक अवार्ड जीता है, बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड, जिसका नाम है हरमन कैस्टन प्राइज। हरमन कैस्टन प्राइज, तो ये ध्यान रखिए। और इन्होंने, मीना कंडास्वामी ने एक दो किताबें भी लिखी हैं पूछ लें तो, अगर जैसे मिस मिलिशिया, ये इनकी बड़ी फेमस किताब है। द जिप्सी गॉडेस, ये दलित हैं और दलित या वंचित वर्ग जो है उन्हीं के ऊपर लिखती हैं, द जिप्सी गॉडेस। और इनकी एक और फेमस किताब है जिसका नाम है व्हेन आई हिट यू, जब मैंने मैंने तुम्हें मारा, व्हेन आई हिट यू। हाल ही में पुल्लम पारा भारत की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर ग्राम पंचायत बन गई है। ये कौन से राज्य में है? ये बहुत अच्छा सवाल है, तो ध्यान रखिए। भारत की ऐसी पहली ग्राम पंचायत जो पूरी तरह से डिजिटल साक्षर बनी है वो केरल में है। केरल में कौन से जिले में है ये पुल्लमपरा ग्राम पंचायत? ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। इज दैट क्लियर? तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना है आपको। पूरी तरह से डिजिटल साक्षर भारत की ये पहली ग्राम पंचायत है। और भारत में 24 अप्रैल को हम ग्राम पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं। ग्राम पंचायत की बात हो रही है तो आपको जामताड़ा भी बता देता हूँ। जामताड़ा जो है वो झारखंड में है, अब तो अलग जिला है ये। और ये पहला जिला है भारत का जहाँ पे सभी ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी खुली है, इस कारण से ये न्यूज़ में आया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में महाकाल कॉरिडोर का नाम क्या रखा गया है? इसका उद्घाटन 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, तो इसका नाम रखा गया है महाकाल लोक, श्री महाकाल लोक। देखो, ये कॉरिडोर क्या होता है? हमने देखा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, और भी कॉरिडोर बन रहे हैं भारत में। कॉरिडोर का मतलब ये है, हमारे यहाँ जनरली भारत में क्या होता है कि जो मंदिर होते हैं ना, उन तक पहुँचना उतना आसान नहीं है। आसपास छोटी छोटी गलियाँ हैं, बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं होती, अच्छे टॉयलेट्स नहीं होते। तो प्रधानमंत्री मोदी का विजन ये है कि भारत के वो मंदिर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनके आसपास कॉरिडोर बनाए जाए, अत्याधुनिक सुविधाएं, विश्राम गृह होगा,
चौड़ी सड़कें होंगी, गाड़ियां पहुंच सकेंगी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिले। तो अब महाकाल मंदिर के चारों तरफ भी कॉरिडोर बना दिया है और इसका नाम रखा है श्री महाकाल लोक। और ये मंदिर जो है उज्जैन में है, उज्जैन मध्य प्रदेश में है और शिप्रा नदी के किनारे है। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं भगवान शिव के, टोटल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से 2 मध्य प्रदेश में है। एक तो है ओमकारेश्वर जो खंडवा जिले में आता है, ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के किनारे, जहाँ पे 600 मेगावाट का भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बना है। राइट। तो 11 तारीख को जो है प्रधानमंत्री मोदी उज्जैन महाकाल लोक यानी महाकाल कॉरिडोर, जिसका नाम रखा है महाकाल लोक, उसका उद्घाटन करेंगे। और यहाँ पे महाकालेश्वर में जो भगवान शिव का जो शिवलिंग है वो कहते हैं कि स्वयंभू है। स्वयंभू मतलब क्या होता है, कोई जानता है? स्वयंभू, देखो स्वयंभू का मतलब होता है जो खुद से ही एकदम से पैदा हो जाता है, मतलब उसको शक्तियां जो हैं वो एकदम से ही मिलती हैं, मतलब किसी ने स्थापित नहीं करवाया, जो खुद से ही उत्पन्न हुआ, सेल्फ एग्जिस्टिंग, सेल्फ मैनिफेस्टेड, उसको बोलते हैं स्वयंभू। तो यहाँ पे जो शिवलिंग है उसकी अलग ही एक मान्यता है, क्योंकि यहाँ पे जो शिवलिंग है वो एकदम से खुद से ही पैदा हुआ, ऐसा नहीं कि किसी राजा ने रखवाया या किसी व्यक्ति ने बनवाया, ऐसा नहीं है। तो स्वयंभू शिवलिंग है, तो ऐसा ऐसी मान्यता है। क्लियर है ये क्वेश्चन? चलो आगे बढ़ते हैं। सदर्न शेनेफरनर, ये बर्फ की चादर मतलब आइस शीट है, ये कौन से देश में है? ये पिघल गई। ये बहुत बड़ी बर्फ की चादर एल्प्स के पहाड़ों में है, जर्मनी में है, और ये पिघल गई जलवायु परिवर्तन के कारण से। इज दैट क्लियर? तो ये ध्यान रखिए। और ये बिल्कुल जर्मनी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है पर्वत की? उसको बोलते हैं ज़ुगस्पिट्ज़े। ये जर्मन भाषा में है, ZUGSPITZ। ये बिल्कुल उसके पास है, सदर्न शेनेफरनर, ये बिल्कुल उसके पास है। एल्प्स के पहाड़ कई कंट्री में है, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी वगैरह। तो जो ये ज़ुगस्पिट्ज़े जो है उसी के पास है। तो ये पिघल गई है जलवायु परिवर्तन के कारण। और जर्मनी न्यूज़ में क्यों आया था ये मैं बता देता हूँ आपको। क्योंकि एक तो सम्मेलन हुआ है जर्मनी में IPBES, ठीक है, IPBES क्या है ये? इसकी बहुत बड़ी फुल फॉर्म है, बस आप ये रख लो, इनकी 9वीं कॉन्फ्रेंस जो हुई थी COP9 वो जर्मनी के शहर बॉन में हुई थी। ये जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए एक संगठन है, इसको बोलते हैं, अगर आप फुल फॉर्म चाहते हो इसकी, बहुत बड़ी है और क्लमजी है, कोई ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको पता होना चाहिए। ये प्लेनरी है एक, इसको बोलते हैं प्लेनरी ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। मैं जानता हूँ ये याद नहीं रखा जा सकता, ये रहने दो, ये आप ये बस आप ये याद रख लो कि IPPS9 बॉन जर्मनी में इनकी हुई। और जर्मनी में G7 समिट हुआ था इस साल, अगले साल हिरोशिमा में होगा जापान में। इस साल G7 समिट कहाँ हुआ था? ये हुआ था शलॉस एल्मो, बवारियन एल्प्स बोलते हैं, जो साउथ ईस्ट जर्मनी है बवारिया बोलते हैं। तो बवारिया के पहाड़ों में, बवारिया में ही तो म्यूनिक शहर है, जहाँ पे म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस भी हर साल होता है। हाल ही में एक नई प्रजाति खोजी गई है जानवर की, जिसका नाम है इकारिया। ये कहाँ पे खोजी गई है और किसने खोजा है? ये एक तरह की मछली है, कैटफिश है, कैटफिश बोलते हैं इसे, और ये खाने योग्य है, यानी एडिबल है। एडिबल मतलब आप इसको खा सकते हैं। तो ये खोजी किसने और कहाँ पे? तो ये खोजी बांध है एक, जिसका नाम है मैत्तूर बांध, और मैत्तूर बांध तमिलनाडु में है, कावेरी नदी पे है, वहां पे इसे खोजा गया। ये बिल्कुल नई प्रजाति है कैटफिश की। और किसने खोजा? तो ये जो इंस्टीट्यूट है लखनऊ में है जिसने खोजा, और क्या नाम है इसका? इसका नाम है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज। ये ICAR के अधीन काम करता है। नेशनल ब्यूरो ऑफ यानी कि जो मत्स्य आनुवांशिक संसाधन राष्ट्रीय ब्यूरो, NBFGR, लखनऊ में है ये। इज दैट क्लियर? और लखनऊ में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च भी लखनऊ में है। और ये जो मछली है मैत्तूर बांध, वैसे कावेरी नदी पे भारत का सबसे पुराना बांध भी है, जिसको बोलते हैं ग्रैंड अनिकट। ग्रैंड अनिकट को आप कलानई बांध भी बोल सकते हो। कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है, तमिलनाडु में जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। वैसे दक्षिण भारत में एक ही नदी है जिसमें पूरे साल पानी रहता है, वो है कावेरी। हाल ही में स्टेट ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड क्लाइमेट चेंज इन साउथ एशिया एंड द हिंदू कुश हिमालय रीजन, ये रिपोर्ट किसने जारी करी है? HKH मतलब हिंदू कुश हिमालय। तो ये एकीकृत पर्वतीय विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, अगेन इसको इंग्लिश में ही आपको याद रखना पड़ेगा, इस संगठन को हम इसी मोड बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म है
इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, यानी एकीकृत पर्वतीय विकास के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। इंटरनेशनल सेंटर मतलब अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, किस चीज के लिए? एकीकृत पर्वतीय विकास के लिए, यानी इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के लिए। तो हिंदू कुश हिमालय, अब ये हिंदू कुश हिमालय, हिंदू कुश तो आप जानते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है, हिमालय तो बहुत सारे कंट्री में है। तो इस संगठन के कितने मेंबर हैं? इस संगठन के 8 कंट्री मेंबर हैं। ये वो 8 कंट्री हैं जहां पे हिंदू कुश और हिमालय के पहाड़ हैं। तो इनमें अफगानिस्तान पाकिस्तान हो गया, बाकी इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, नेपाल, म्यांमार, मालदीव। मालदीव में वैसे पहाड़ तो नहीं है, लेकिन मालदीव इसका मेंबर नहीं है एक्चुअली। मालदीव पे स्टडी किया था इन्होंने, ठीक है। जो 8 कंट्रीज के मेंबर हैं वो मैं आपको बता देता हूं एक बार। अफगानिस्तान पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, चाइना, ये हैं 8 कंट्री जो इसके मेंबर हैं। बाकी इन्होंने स्टडी 2 कंट्रीज पे और किया है, एक तो इन 8 कंट्रीज पे तो किया ही है, तो एक इन्होंने श्रीलंका और मालदीव पे भी स्टडी किया है। श्रीलंका और मालदीव में पहाड़ नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने स्टडी इस पे करा है। तो 10 कंट्री पे स्टडी करा है इन्होंने, लेकिन इस संगठन के मेंबर 8 कंट्री हैं। इज दैट क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? ललितपुर। ललितपुर जो जगह है वो नेपाल में है। तो इसमें क्या कहा गया, इनकी जो रिपोर्ट आई है, बस इसमें वही सब बातें करी हैं जो हर बार, वही लिंग असमानता है, जेंडर इक्वलिटी कम है हिंदू कुश हिमालय रीजन में, और पर्वत पिघल रहे हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वही सब बातें जो हर बार होती हैं वही की गई हैं। बाकी ये याद रख लो, म्यांमार में जो पहाड़ हैं अराकन के पहाड़ हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, म्यांमार में किसके पहाड़ हैं? अराकन। हाल ही में किस राज्य ने यहाँ की 2 भाषाएं हैं सुरजापुरी और बजीका, इनको बढ़ावा देने के लिए अकेडमी खोली है? तो देखो, बात हो रही है बिहार की। बिहार में कई भाषाएं हैं, जैसे मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका, बजीका और सुरजापुरी। अब क्या है ना कि, और ये मैंने यहाँ पे मैप में दिखाया है कि कहाँ पे बोली जाती हैं। तो ये जो ब्लू कलर में है ये है बजीका बोलने वाले इलाके, और ये जो एकदम पूर्व में हो गया ये है सुरजापुरी बोलने वाले इलाके। अब जो सीमांचल, अब क्या है ना कि अम, ये भाषाएं उतनी ग्रो कर नहीं पा रही हैं, ये खत्म होती जा रही हैं, ठीक है। सिर्फ मैथिली और भोजपुरी हैं जो थोड़ा बहुत साहित्य, कला, फिल्में या काफ़ी क्षेत्रों में आगे बढ़ पाई हैं, लेकिन बाकी जो है इनका बहुत बुरा हाल है। तो नीतीश कुमार ने सुरजापुरी और बजीका भाषाओं को बचाने के लिए 2 अकेडमी खोली हैं जहाँ पे इन भाषाओं को पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा और इनको प्रमोट किया जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये बिहार की भाषाएं हैं। अब ये बोली कहाँ कहाँ जाती है वो बता देता हूँ। सुरजापुरी की बात करते हैं पहले, फिर बजीका की बात करूंगा। सुरजापुरी भाषा जो है वो किशनगंज में बोली जाती है मेनली। किशनगंज मुस्लिम प्रधान, मुस्लिम बहुल इलाका है। किशनगंज में 70% जो मुसलमान हैं वो सुरजापुरी भाषा बोलते हैं। और सुरजापुरी भाषा जो है ये उर्दू, हिंदी और बांग्ला का मिश्रण है। और 1-2 एरिया बंगाल के भी जहाँ पे बोली जाती है। किशनगंज के अलावा ये बिहार में कटिहार, पूर्णिया और अररिया जिले में बोली जाती है। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं बजीका की। बजीका कहाँ बोली जाती है? बजीका जो भाषा है ये मेनली बिहार में बोली जाती है, वैशाली, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी और समस्तीपुर के कुछ हिस्सों में। ये भाषा बजीका जो है हिंदी और मैथिली का मिश्रण बोलते हैं इसे, हिंदी और मैथिली का मिश्रण से बनती है बजीका। तो ये भाषाओं के लिए अकेडमी बिहार में खुली है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला रखी? दुनिया का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल जो बना है वो गुजरात के भावनगर में बना है, भावनगर बंदरगाह के एकदम पास। इज दैट क्लियर? भावनगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो शहर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है। कहाँ पर? गुजरात में। तो भावनगर में और क्या होगा? भावनगर में और क्या होगा, याद रखिए, भारत में जो जहाजों के अंदर कंटेनर होते हैं ना, जिनमें सामान भरते हैं हम, कंटेनर बड़े बड़े, कंटेनर हब, यानी भारत में कंटेनर हब बनेगा वो भी भावनगर है। हम ज़्यादातर कंटेनर जो होते हैं खरीदते हैं चाइना वगैरह से, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो भावनगर है उसको कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पे होगी, यानी कंटेनर हब के तौर पे उसे विकसित किया जाएगा। और ये जो सीएनजी टर्मिनल बन रहा है भावनगर गुजरात में, इसकी क्षमता कितनी होगी? कितनी सीएनजी गैस ये हर साल हैंडल करेगा? तो 1.5 मिलियन मैट्रिक टन, यानी 15 लाख, 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख मैट्रिक टन की जो सीएनजी गैस है उसको ये हैंडल करेगा। इज दैट क्लियर? हाल ही में किस देश ने
इन 4 इलाकों को खैरसन, जपोरजजिया, डोनेट्स्क और लुहांस्क इनकी औपचारिक विलय की घोषणा करी। ये करी है रूस ने। रूस ने जो यूक्रेन पे युद्ध किया था, यूक्रेन की 4 बहुत इंपॉर्टेंट टेरिटरी हैं वो हथिया ली हैं। मैप में देखिए, ये जो आप देख रहे हैं क्राइमिया तो पहले ही हथिया लिया था 2014 में, ठीक है, क्राइमिया। और ये जो 4 शहर हैं ये अभी हथिया लिए हैं 2022 में, खैरसन, जपोरजजिया, डोनेट्स्क और लुहांस्क। और डोनेट्स्क और लुहांस्क को मिलाकर बोलते हैं डॉनबास। डॉनबास। तो डॉनबास जपोरजजिया शहर जहां पे यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है यूक्रेन में, जपोरजजिया वो भी हथिया लिया और खैरसन को भी विजय कर लिया। अब ये अगर आप देखें टोटल एरिया कितना है, तो ये 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, यानी यूक्रेन का 15%। और क्राइमिया को पहले हथिया लिया था, 5% वो था, यानी 20% यूक्रेन पे कब्जा ऑफिशियली कर लिया है रशिया ने। अब ये वापस नहीं करेंगे। अब ये नया बॉर्डर है रशिया यूक्रेन का। पुतिन कल आए मीडिया के सामने और कहा अब ये हमारा है, अब ये हम नहीं देंगे, जैसे क्राइमिया नहीं दिया वैसे अब ये भी नहीं देंगे, तो ये नया बॉर्डर है। और लेना है तो भाई फिर युद्ध करके ले लो। तो रशिया क्या नया मैप आएगा बहुत जल्दी, रशिया का नया मानचित्र आएगा, तैयार रहिए उसके लिए। उसमें रशिया, अब ये नया रशिया है, समझ में आया। तो ये अब कहना मुश्किल है कि विजय किसकी हुई है, क्योंकि रशिया का भी बहुत नुकसान हुआ है इस वॉर में, और अभी तो ये वॉर चली रही है, अमेरिका लगातार यूक्रेन को समर्थन दे रहा है। तो लेकिन इंडिया ने क्या करा, ये अनाउंस कर दिया पुतिन ने, उसके बाद भी भारत ने रशिया के खिलाफ वोट नहीं डाला यूनाइटेड नेशंस में। वो अपनी जो हमारी एक स्ट्रेटेजिक न्यूट्रल पोजीशन है वो हमने मेंटेन करी है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, ये संस्कृत में इंटरनेट की खोज को आसान बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है, गूगल के साथ करा है। तो आंसर है गूगल। अच्छा सवाल है ये। एक्चुअली क्या है ना, अब आप चाहें तो संस्कृत भाषा में भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं संस्कृत में टाइप करके। तो इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस ने क्या करा, 1 लाख सेंटेंसेस दिए हैं संस्कृत के जो लोग सर्च कर सकते हैं, उनके हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ। तो गूगल आपको सर्च करेंगे तो समझ जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहे हो आप, और उस हिसाब से रिजल्ट आ जाएंगे। तो ये गूगल ने करी है संस्कृत भाषा में भी, अब सुगम उसको बना, मतलब काफ़ी आसान बना दिया है, सरल बना दिया है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिए कि ये जो संस्था है आईसीसीआर, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, ये हमारे विदेश मंत्रालय के अधीन काम करती है। आपको लग रहा होगा संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करती है, नाम में है सांस्कृतिक, नहीं, ये विदेश मंत्रालय के अधीन काम करती है। और यह संस्था बनाई थी 1950 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, जिनका जन्मदिन हम 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये आईसीसीआर के प्रेसिडेंट कौन है, विनय सहस्त्रबुद्धे। विनय सहस्त्रबुद्धे। भारत की सरकार सिडबी यानी राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास बैंक और किस बैंक के साथ मिलकर $1 अरब का कोष बना रही है, फंड बना रही है। यह कोष इस्तेमाल होगा 2 व्हीलर और 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो लोन लेना चाहते हैं उनके लिए। तो ये विश्व बैंक के साथ मिलकर बना रही है, वर्ल्ड बैंक, सिडबी और भारत की सरकार मिलकर बना रही है। प्रॉब्लम यह है, अगर आप 2 व्हीलर खरीदना चाहते हैं या 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो 20 से 25% का ब्याज लग रहा है। अब अगर $1 अरब का ये फंड मिल गया तो ये ब्याज कम हो जाएगा, क्योंकि पैसा आ जाएगा बाजार में, तो 10 से 12% पे आप लोन ले पाएंगे। और सिडबी ने एक स्वावलंबन कोष भी बनाया था नए स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए। सिडबी के चेयरमैन कौन है, एस रमन। ये सिडबी के चेयरमैन है, हेडक्वार्टर है लखनऊ में। भारत ने पिनाका रॉकेट सिस्टम के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता करा है, पिनाका को डीआरडीओ ने बनाया, जिसके चेयरमैन है समीर कामत। पिनाका रॉकेट आप एक साथ छोड़ सकते हो कई सारे, ये देखिए मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है ये पिनाका, और अब तो एक्सटेंडेड पिनाका आ गए हैं, मतलब उनकी रेंज बढ़ा दी है। तो आर्मेनिया ने हमें ऑर्डर दिया है काफ़ी बड़ा पिनाका रॉकेट खरीदने के लिए। क्यों दिया है, क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध चल रहा है, किसको लेकर, नागोर्नो काराबाख रीजन को लेकर। ये इलाका है नागोर्नो काराबाख, इसको लेकर दोनों देशों के बीच में युद्ध चल रहा है। तो एक काफ़ी बड़ा ऑर्डर हमें मिला है अभी अभी। और इससे पहले आर्मेनिया ने 2 साल पहले भी एक ऑर्डर दिया था, हमसे स्वाति नाम के रडार हैं वो खरीदे थे। तो ये ऑर्डर भी आर्मेनिया ने हमें 2 साल पहले दिया था, अब पिनाका भी हमसे वो खरीदेगा। आर्मेनिया की राजधानी है यरेवान, और हमारा रक्षा निर्यात का लक्ष्य है 35,000 करोड़ 2025 तक। हाल ही में कौन सा भारत का पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी है जहां पे 100% लोगों ने बूस्टर डोज डलवा लिया है। बूस्टर डोज मतलब होता है कोविड-19 का तीसरा डोज, उसको बूस्टर खुराक बोलते हैं। तो ये है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में जितने भी नागरिक हैं सबने
तीसरा डोज ले लिया है कोविड का। ये भारत का पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी मिला के पहला है ओवरऑल, बहुत बड़ी बात है। और ये बूस्टर डोज कौन सी लग रही है? देखो, जब भारत में 2 डोज लगी थी, मतलब वो लगी थी दवाइयों की, एक तो कोविशील्ड की लगी थी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई थी, और एक कोवैक्सीन की लगी थी जो भारत बायोटेक ने बनाई थी। लेकिन बूस्टर वाली में एक डोज और आ गई है, और वो है कॉर्बेवैक्स। ये बनाई है हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई ने। ये समझ में आया आपको? कॉर्बेवैक्स की भी डोज लग रही है। अंडमान निकोबार अभी एक कारण से न्यूज में और था, ये भारत का पहला स्वच्छ और सुजल स्टेट या यूनियन टेरिटरी बना है। स्वच्छ और सुजल का मतलब है यहां पे हर घर जल भी पहुंच गया है और ओडीएफ प्लस भी ये हो गया है। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन राज्य या यूनियन टेरिटरी है जहां अरावली की पहाड़ियों में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क शुरू करेगा? ये हरियाणा करेगा, और ये दुनिया का सबसे बड़ा कृत्रिम सफारी पार्क होगा। 10,000 एकड़ जमीन पे फैला होगा, और हरियाणा के 2 जिलों में होगा ये। एक तो है गुरुग्राम और एक है नुहू। नुहू इनमें तो यहाँ पे अरावली की पहाड़ियों का संरक्षण भी होगा, और जानवर वगैरह भी रखे जाएंगे, जैसे उभयचर रखे जाएंगे, एम्फीबियन रेप्टाइल रेंगने वाले जीव रखे जाएंगे, पक्षी होंगे यहाँ पे। तो ये सब यहाँ पे होंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क होगा अरावलीज में। अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा में हैं, दिल्ली में हैं, गुजरात में हैं और राजस्थान में हैं। इनकी सबसे ऊंची चोटी को गुरु शिखर बोलते हैं, माउंट आबू में है। अरावली की पहाड़ियाँ दुनिया की सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन होती हैं। सबसे पुराने फोल्ड माउंटेन है ये अरावली की पहाड़ियाँ। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किस संगठन के साथ मिलकर मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को समाधान के लिए दिशा निर्देश जारी करे हैं? ये इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के साथ मिलकर जारी करे हैं। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, डब्ल्यूएचओ का भी जेनेवा में है, और इसके प्रेसिडेंट हैं गिलबर्ट हुंगबो। तो क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि डिप्रेशन वगैरह की वजह से, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा ना होने की वजह से जो है बहुत नुकसान हो रहा है। दुनिया में हर साल 1 ट्रिलियन यूएसडी का नुकसान हो रहा है। यूएस डॉलर, 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हो रहा है मानसिक स्वास्थ्य अच्छा ना होने की वजह से। और 1200 करोड़ घंटों, 1200 करोड़ दिन के बराबर, यानी 12 बिलियन वर्कडेज के बराबर, 1200 करोड़ दिनों के बराबर वर्क डे लूज हो रहे हैं। अब आप कहेंगे 1200 करोड़ दिन कैसे हो गए? मतलब इसको ऐसे समझो कि दुनिया की जनसंख्या 700 करोड़ के आसपास है, ठीक है। अब उसमें मान लो 200 करोड़ लोग हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है, बाकी कुछ बूढ़े हैं, कुछ बच्चे हैं, 200 करोड़ मान लो। अब एक व्यक्ति अगर साल में 6 दिन भी खो रहा है मानसिक स्वास्थ्य के कारण, तो हो गए ना 1200 करोड़ दिन। तो 1200 करोड़ दिनों के बराबर काम खोया जा रहा है मानसिक स्वास्थ्यों की वजह से, डिप्रेशन यानी मानसिक अवसाद, एंजाइटी, तनाव, इन सब चीजों की वजह से। समझ में आ गया अब आपको? चलो, हाल ही में किस संगठन ने 21वीं सदी के लिए हस्त निर्मित पारंपरिक भारतीय वस्त्र की सुरक्षा शीर्षक के तहत भारत के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची जारी करी है? क्या हिंदी है ये? मैं आपको क्वेश्चन आसान करके बता देता हूं। ये यूनेस्को ने जारी करी है। देखो, भारत में बहुत सारे ऐसे कपड़ों वाले हस्तशिल्प होते हैं। देखो, हस्तशिल्प कई चीजों से बन सकते हैं। हस्तशिल्प को आप लकड़ी से बना सकते हो, हस्तशिल्प को आप और भी चीजों से बना सकते हो, धातुओं से बना सकते हो। जैसा हमने देखा, जो वो बनता है टोकरा, टोकरा धातु से बनता है, राइट। तो कपड़ों से जो हस्तशिल्प बनते हैं, भारत की 50 विशिष्ट पहचान, उनकी सूची जारी करी है यूनेस्को ने, और कहा इनको बचा लो वरना खत्म हो जाएंगी ये। तो ये 50 कौन कौन सी हैं ये आपको याद नहीं रखने, बस 50 याद रख लो। एक तो बता देता हूं, जैसे अब हिमाचल का चंबा रूमाल, ये इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, ये अब खत्म होता जा रहा है। जैसे पानीपत है हरियाणा में, जहाँ पे 2G इथेनॉल की रिफाइनरी लगी अभी अभी, नीरज चोपड़ा का शहर पानीपत। यहाँ का खेस होता है, खेस मतलब एक ओढ़ने वाली वो होती है लोई की तरह, खेस बोलते हैं उसे हरियाणवी में, पानीपत का खेस। ऐसे ही लद्दाख का थिगमा, ये वहाँ की कपड़ों की विरासत है। वाराणसी का अवध जामदनी, गोवा का कुनबी साड़ी, कुनबी साड़ी को याद है पिछले साल जीआई टैग भी मिला था। तंजावुर का सिकल नया कानपेट कलमकारी। ऐसे करके 50 भारत की विशिष्ट विरासत है कपड़ों की, जो बचाने के लिए कहा है यूनेस्को ने। और यूनेस्को ने अभी अभी भारत के 3 शहर को लर्निंग सिटी में भी जगह दी है। इनमें 2 केरल के हैं, निलंबुर और त्रिसुर, और एक तेलंगाना का है जिसका नाम है वारंगल। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर और मुंबई के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को इसका शुभारंभ करा।
तो इसकी अधिकतम गति कितनी होगी? 180 किलोमीटर। ये तीसरी वंदे भारत है भारत की ऑफिशियली। पहली दिल्ली से वाराणसी, दूसरी दिल्ली से कटरा, और अब ये तीसरी गांधीनगर मुंबई के बीच में चलेगी। लेकिन इसकी स्पीड बढ़ा दी है, 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक ये जा सकती है। और वंदे भारत के डब्बे बनते हैं, कोच बनते हैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत शहरों में 2026 तक पर्टिकुलेट मैटर की सांद्रता में कितने प्रतिशत की कमी का एक नया लक्ष्य निर्धारित करा है। सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन। पर्टिकुलेट मैटर दो तरह का होता है, एक होता है पीएम 2.5 और एक होता है पीएम 10। पीएम 2.5 मतलब वो कण जिनका आकार 2.5 मिलीमीटर से कम है, और ये ज्यादा डेंजरस होते हैं पीएम 2.5, क्योंकि पीएम 2.5 ज्यादा छोटे होते हैं, तो ये हमारे फेफड़े इन्हें छान नहीं पाते, फिल्टर नहीं कर पाते, और ये सीधे खून में मिल जाते हैं जाके। बहुत सारे रोग हो जाते हैं, इनसे कैंसर भी हो सकता है। तो फिर पीएम 2.5 और पीएम 10 हमें कम करना है। भारत के कितने शहरों में? भारत के वो सभी शहरों में जिनमें नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चल रहा है। अब मैं आपसे पूछूं भैया कितने शहर हैं, तो 131 शहर हैं जिनमें ये चल रहा है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो हमें 2026 तक पीएम 2.5 और पीएम 10 यानी पर्टिकुलेट मैटर की सांद्रता, उनकी कंसंट्रेशन 40% कम करनी है। तो आंसर है 40%। इज दैट क्लियर? और ये प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम? ये जनवरी 2019 में हमारे पर्यावरण मंत्रालय ने लॉन्च किया था। अब आपसे मैं पूछूं, डब्ल्यूएचओ के मुताबिक पीएम 2.5 और पीएम 10 कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए हमारी हवा में? तो एनुअल बता रहा हूं, एवरेज जो डब्ल्यूएचओ के लेटेस्ट वो हैं आंकड़े, पीएम 2.5 हमारी हवा में जो है 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। और पीएम 10 हमारी हवा में जो है वो 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे पता चलता है पीएम 2.5 ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये और भी कम है, इसकी बर्दाश्त सीमा और भी कम है। और उड़ीसा की सरकार एक इन्वेस्टमेंट सबमिट करेगी एजुकेशन को लेकर, उड़ीसा एडू इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव, जिसमें वो कह रही है कि 1000 करोड़ का निवेश हम कोशिश करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। ये वो न्यूज़ है जो मैं लास्ट में बताता हूँ, जो मुझे लगता है उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बस एक इन पे क्वेश्चन बना के कोई फायदा नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान इन्होंने 13वां फिक्की ग्लोबल स्किल समिट का उद्घाटन दिल्ली में किया। इसका थीम था एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी, मेकिंग इट हैपन। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय गुजरात में एक राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव का आयोजन उन्होंने किया अभी अभी। शंघाई सहयोग संगठन के जो अभियोजक जनरल हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल, उनकी बैठक कजाकिस्तान के अस्ताना में हुई थी। जूलियस बेयर कप, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको मैग्नस कार्लसन ने जीता है, जो वर्ल्ड चैंपियन है नॉर्वे के खिलाड़ी। इन्होंने भारत के खिलाड़ी अर्जुन एरिगैसी को फाइनल में हराया। और कोयम्बटूर में एक मैच हुआ था, दिलीप ट्रॉफी। तो दिलीप ट्रॉफी किसने जीती? पश्चिम क्षेत्र ने दिलीप ट्रॉफी को जीता है 9वीं बार। ठीक है, इन्होंने पश्चिम क्षेत्र ने दक्षिण क्षेत्र को फाइनल में हराया। दिलीप ट्रॉफी कौन से गेम में खेली जाती है? क्रिकेट में खेली जाती है। इज दैट क्लियर? इनका नाम नवानगर के दलीप सिंह जी के नाम पे रखा है। दलीप सिंह जी एक क्रिकेट खिलाड़ी थे जो इंग्लैंड के लिए भी खेलते थे। और दुनिया में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैचों में फुटबॉल में गोल मारने वाले तीसरे नंबर पे खिलाड़ी भारत के हो गए सुनील छेत्री। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहले नंबर पे है पुर्तगाल के, दूसरे नंबर पे लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के हैं, और तीसरे नंबर पे हैं सुनील छेत्री। और फीफा इनके जीवन पर एक फिल्म बना रहा है, 3 एपिसोड की श्रृंखला बना रहा है। सुनील छेत्री के 84 गोल हो गए हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 117 हैं, लियोनेल मेसी के 90 हैं। तीनों ही खिलाड़ी अभी सक्रिय हैं, खेल रहे हैं। फीफा का हेडक्वार्टर ज़ुरिक शहर में है। यह था हमारा गांधी जयंती का वीडियो लंबा हो गया, ऑब्वियसली बहुत कुछ था समझाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा कुछ था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था ये। अच्छे से करो, अच्छे से पढ़ो, पूरा दिल लगा के पढ़ो। और मैं कुछ नहीं चाहता आपसे, दिल लगाकर मैं वीडियो बनाता हूँ, कुछ भी छुपाता नहीं हूँ, 1% भी इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो मैं अपने पास रखता हूँ, सब कुछ दे देता हूँ। और इसको कहते हैं जॉय ऑफ गिविंग, यानी जो कुछ चीज़ ऐसी हैं जिनको जो देने में आनंद है वो अलग ही है, अभूतपूर्व होता है, वो एक शिक्षक ही समझ सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं 3 अक्टूबर के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।